भाषा खंड को समझने के लिए भाषा को भी समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी है कि भाषा आखिर है क्या। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम समझने के लिए करेंगे। भाषा जो है और भाषा और लिपि, हालांकि अब भाषा या बोली ऐसा कुछ क्वेश्चन 2025 के पीवाईक्यू में आया था। तो एटलीस्ट हम भाषा और बोली को या फिर भाषा और लिपि को थोड़ा बहुत अगर जानते रहेंगे, और वैसे भी टिप्पणियाँ भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, पर वैसे भी अगर हम जानते रहेंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है कि भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इनको भी जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो भाषा एक लाइन में या फिर एक शब्द में बोलो तो विचार विनिमय का माध्यम भाषा होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, मतलब ऐसी चीज़ें थोड़ी ज़रूरी होती हैं कि प्लेटो ने क्या कहा, भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, बच्चन सिंह हो गए उन्होंने क्या कहा, गार्सिया दत्तासी या फिर कोई और, इन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो पहली बात, विचार विनिमय का जो माध्यम होता है भाषा कहलाता है। दूसरा, जब कर्ण इंद्रिय का प्रयोग नहीं होगा वह भाषा नहीं होगी। मतलब आप अगर कर्ण इंद्रिय कान से नहीं सुन पा रहे हैं या फिर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो भाषा नहीं होगी, वो कुछ और होगा। चाहे वो संकेत हो या फिर कुछ और हो, वो भाषा नहीं होगा। तो भोलानाथ तिवारी क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं, उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और ना उसे लेते जिसके द्वारा हम सोचते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जहाँ पे हम भाषा को अगर समझ भी रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं कि क्या बोला गया, क्या विचार आए, और उसे अगर ले लोगे तो वो सिर्फ व्यापक नहीं हो पाएगा। तो इतनी व्यापक नहीं है, उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते। मतलब सभी बोल रहा है एक्सट्रीम, कि उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और ना उसे लेते जिसके द्वारा हम सोचते हैं। मतलब आप जैसे सोचो, यही कि आप सोच रहे हो तो क्या वो भी भाषा हो गई? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, भोलानाथ तिवारी का तो हम समझ चुके हैं। प्लेटो कहते हैं कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्य अवस्था है। जो विचार आपके मन में आते हैं वो मूक अवस्था है, या फिर उसको अध्वन्य, मतलब जिसमें ध्वनि ना निकले, अध्वन्य, अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर, मतलब जो आपके मन में विचार आया, अगर वही ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब बहुत ही सरल उन्होंने बताया, जो बातें इन्होंने थोड़ी गहराई से बताई कि जो आप सोचोगे वो विचार नहीं होगा, या फिर उसके समस्त साधन भाषा नहीं होते हैं। तो इन्होंने साफ कह दिया कि जो आप मूक में या अध्वन्यात्मक रूप में बातचीत सोच रहे हो वो आप विचार होगा, पर अगर उसे आप अगर होठों पे ले आए तो वो भाषा की संज्ञा में हो जाएगी। खैर, भाषा निश्चित प्रयत्नों के द्वारा मुख से निकली सार्थक ध्वनियों का समूह होता है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। बोली में समझ लो जिसकी लिपि ना हो पर जनसाधारण बोली जाए। मतलब भाषा की लिपि होगी, ये जरूर मतलब ध्यान रखना कि भाषा जो है इसकी लिपि होगी, पर जो बोली है जरूरी नहीं कि इसकी लिपि हो। परिनिष्ठित भाषा मतलब व्याकरण नियमों से बंधी होगी, तो वो तो क्लियर ही है। राजभाषा क्या होती है कि जो देश के प्रशासनिक कार्यवाही में प्रयुक्त हो। कमेंट करना कि भारत की राजभाषा क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी बोलोगे, और भी राजभाषा हो सकती है जो प्रशासनिक कार्यवाही में प्रयुक्त हो। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक व सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यापकता धारण करती है, या फिर व्यापक रूप धारण कर लेती है कि वो सबको पसंद आ गई। जैसे चीन का ले लो, चीन में जो मंडारिन भाषा है सबसे बड़ी इसीलिए हो गई क्योंकि उसको व्यापक रूप दे दिया गया। तो वैसा समझ सकते हो। तो ये है राष्ट्रभाषा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए टाइम दे रहा क्योंकि सभी से प्रश्न बने हैं और सबसे बन सकते हैं। 2025 में सवाल आया था। खैर, आगे भाषा की विशेषता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझ भी लेना चाहिए। जैसे भाषा जो होती है यादृच्छिक, मतलब रैंडम होती है, कि कुछ भी कहा जा सकता है या फिर कुछ भी बोला जा सकता है। यादृच्छिक का अर्थ समझो कि माना हुआ। यादृच्छिक वैसे रैंडम का मतलब वैसे तो होता है कि कुछ भी आ गया, पर
तिवारी जी कहते हैं यादृच्छिक मतलब माना हुआ, जो आपने माना है वही। और संस्कृत में जैसे जल, हिंदी में पानी और इंग्लिश में वाटर, तो ये सारी चीज़ें माना गया है। अब इसका प्रयोग आप यादृच्छिक कैसे भी कर सकते हो, जैसे भाषा आप बोल रहे हो कोई भी, तो उसमें आपने जल का प्रयोग कर लिया और कुछ समय बाद पानी का प्रयोग कर लिया, कुछ समय बाद वाटर का प्रयोग कर लिया, तो वही चीज़ होती है कि जो माना गया है वो आ सकता है। भोलानाथ तिवारी क्या बोलते हैं कि अगर यह मानी हुई ना होती तो विश्व में लगभग एक सी भाषा होती। मतलब समझो कि वाटर को अगर अंग्रेजी में वाटर ना मानते, तब हिंदी में भी वाटर हिंदी में भी वो वाटर हो सकता था, या फिर इंग्लिश में भी वो पानी हो सकता था। मतलब अगर वो मानी गई ना होती तो विश्व में लगभग एक सी भाषा होती, कि उसका नाम वही है, दूसरा नाम है ही नहीं। तो जैसे राम को कोई कोई बेटा कह दे, राम को किसी ने श्याम मान लिया, तो ये माना जाना ही उसको अलग अलग भाषाओं से अलग करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ हिंदी साहित्य आंसर राइटिंग के चक्कर में नहीं, थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखना कि हाँ ये चीज़ें हैं। खैर, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। मतलब भाषा जो है ना वो बढ़ती रहती है, वो कहीं से आकर ये नहीं कि हाँ यहाँ से आया पैतृक है, पैतृक नहीं होती, ये अर्जित संपत्ति है। जैसे आगे लिखा भी है कि भाषा अर्जित संपत्ति है जो परिवेश से सीखी जाती है। अब कहीं पे जैसे वो काफ़ी सुना होगा, इंदू से बना हिंदू या फिर हिंदू से बना हिंदुस्तान, तो वो चीज़ें परिवेश में है कि हाँ शब्द बोल पाते हैं, मतलब हिंदुस्तान में शायद वो हा नहीं बोल पाते, ई बोल पाते, तो वैसी चीज़ें चलने लगी थी। खैर, भाषा जो है आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। अगर भाषा को आज तक देखा जाए, एक सामाजिक वस्तु है, भाषा कोई वैसा नहीं है। भाषा परंपरा है, उसका अर्जन व्यक्ति कर सकता है पर उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब आप भाषा अर्जित कर सकते हो, जैसे आपको कोई नई भाषा बनानी हो, जैसे कुछ हैं, जैसे ब्रेल लिपि हो गई, तो कहते हो कि ये तो उत्पन्न किया गया है, पर वो लिपि है। क्यों लिपि है? अभी हमने देखा प्लेटो जब बोल रहे हैं ना कि जो मन में है, तो वो अगर होठों से उतर आया तो भाषा है, अगर लिख के भी बता रहे हो तो भाषा नहीं है वो। तो वो चीज़ हम समझ रहे हैं और उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि आप अर्जन कर सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। मतलब जैसे बचपन में सिखाया जाता है ए बी, तो वही है अनुकरण द्वारा कि आप उसको सीखते हो। अनुकरण का सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट हिंदी में तो नहीं है, पर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर होंगे इंटरव्यू में, तो वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। और बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहाँ से सवाल आ सकते हैं इंटरव्यू में, या फिर वो सवाल प्रेमचंद या फिर कोई बड़े कवि से आएंगे, बाकी इससे ज़्यादा नहीं आते। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें ध्यान में रख कर चलना चाहिए। भाषा चिर परिवर्तनशील है। मतलब चिर मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम, या फिर लगभग पूरा पूरा। चिर परिवर्तनशील है, वो बदलती ही रहती है। दो मनुष्यों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होती। आप देख लो, कहीं पे भी देखो, दो मनुष्यों की भाषा एक सी नहीं ही होगी। अनुकरण के द्वारा शारीरिक मानसिक भिन्नता के कारण स्वरूप परिवर्तित होता है। मतलब कुछ भी हो, अंतर तो बन ही जाता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। तो ये भी हम देख रहे हैं, भाषा मतलब बढ़ती ही रहती है। भौगोलिक सीमा भी होती है भाषा की, जैसे एक एरिया ये अवध हो गया, एक एरिया ये मिथिला हो गया। तो यहाँ पे जैसे कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी। तो ऐसा जो आपने सुना है, तो वही बात है कि जैसे ही आप दूसरे भौगोलिक सीमा में गुजरोगे, तो वैसे ही भाषा भी बदलती चली जाएगी। तो उस पे भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। भौगोलिक सीमा होती है, ऐतिहासिक सीमा भी होती है कि एक टाइम के बाद, जैसे समझो एक शब्द तेल, तेल का उपयोग किसी और के लिए, मतलब समझने के लिए, क्योंकि तेल शब्द का उपयोग किसी और के लिए किया जाता है। पर एक इतिहास में ऐसा दौर आया कि वो शब्द शायद किसी और के लिए भी यूज़ किया जाने लगा हो, या फिर उसके कोई व्यापक अर्थ भी होने लगे हों। तो वो चीज़ें हमें समझ आती हैं। खैर, आखिरी चीज़, मतलब थोड़े और चीज़ें हैं। भाषा कठिन से सरल की ओर होती है, ये हर बात में आप लिख सकते हो, कहीं भी जब आप बताओगे
अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता, तो अपभ्रंश से बना हिंदी ऐसा, तो इसमें बता सकते हो कि कठिन से सरल की ओर जाती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। भाषा में सृजनात्मकता होती है, तो ये भी आप बता सकते हो और समझ भी रहे हो क्या मतलब हुआ। भाषा अनेक निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर बनती है, मतलब दो चीज़ें हैं, निरर्थक और सार्थक, दो इकाइयों से मिलकर जो बना तो वो भाषा हुआ। और क्या है, भाषा अंतरणशील होती है, भूत भविष्य वर्तमान को व्यक्त करने की क्षमता से युक्त होती है। तो ये था भाषा के बारे में बातें।